हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अभिनंदन है आज की इस नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में। चाहे आपने कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और आप अपने सिलेबस को देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। और सिलेबस को हमने भी डिस्कस किया है, यूट्यूब पे आप देखिएगा, अवेलेबल है हमारे चैनल पे। तो सिलेबस को पहले देखिए और यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास। थ्योरेटिकल सेक्शन शुरू हो रहा है, यूनिट वाइज हम लोग करेंगे। यूनिट 1 का ये पहला वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो हिंदी साहित्य का इतिहास को पढ़िएगा कि हिंदी साहित्य के बारे में क्या इसका इतिहास रहा है, क्या इसकी बैकग्राउंड रही है, उसको समझेंगे। दूसरी बात, इसके पीडीएफ नोट्स के बारे में आपको बता देंगे, कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा वो तमाम चीजें बताएंगे। और फ्री में ये क्लास पूरे यूट्यूब पर आपका चलता रहेगा। अभी अब शुरू हुआ है तो डेली आप देखिएगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट का हर दिन आपको क्लास मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो कितना पुराना है और कब से इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में क्या कहा गया है, या इसके बारे में कोई जानकारी है तो उसको भी समझेंगे, ठीक है। और बहुत से विद्वानों का अलग अलग मत भी है तो उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो पूरा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, और यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में रहने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो पहली बात ये समझिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखिए बच्चों, हिंदी साहित्य आप जब पढ़ते हैं ना, हिंदी साहित्य का मतलब होता है कि हिंदी को एक साहित्य के फॉर्म में जब से लिखा गया तो उस चीज को आपको जानना पड़ेगा कि आखिर कब लिखा गया। हिंदी एक साहित्य के रूप में, एक बुक के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में कब से लिखा गया, तो इसके बारे में देखिए कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। कोई एक होता है ना कि स्पेसिफिक दिन या कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम हो कि इस दिन से लिखा गया, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी है नहीं, ठीक है। ना हमारे पास है और ना ही आप पढ़ पाइएगा। कोई भी किताब उठा लीजिए तो उसमें बस यही लिखा जाता है, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन जब भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को पढ़ना है, इसको समझना है। तो देखिए, हिंदी साहित्य की धारा की शुरुआत कब और किस प्रकार हुई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके बारे में जानकारी का अभाव देखने को मिलता है। यानी कुल मिलाकर आप समझिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब शुरू हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं है। दूसरी बात, कैसे ये शुरू हुआ ये भी नहीं हम लोग जानते हैं। बस इतना जानते हैं हिंदी साहित्य को लिखना एक तरह से शुरू किए। कौन किए इसके बारे में भी बहुत ज्यादा अचरज है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। यानी आप कुल मिलाकर समझिए, कोई एक व्यक्ति के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते कि यही व्यक्ति होगा। बहुत से विद्वान अलग अलग मतलब व्यक्ति के बारे में बोलते हैं कि वही होगा जिसने हिंदी साहित्य को पहली बार लिखा होगा। जैसे कोई बोलते हैं पुष्य कवि को, उन्होंने लिखा होगा। कुछ विद्वान बोलते हैं कि भाई सरहपाद जो है कवि, वो लिखे होंगे, हिंदी साहित्य के पहले कवि होंगे। या फिर कुछ विद्वान ये भी बोलते हैं कि चंद्रवरदाई के द्वारा हिंदी साहित्य को सबसे पहली बार लिखा गया। तो देखिए बच्चों, एक बात समझिए कि हिंदी साहित्य को लिखने का शुरुआत किसके द्वारा किया गया, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। कब हुआ ये भी नहीं जानते हम लोग, ठीक है। किस रूप में हुआ ये भी नहीं जानते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ना है, धीरे धीरे चीज को जब पढ़िएगा तो आपको समझाते चलेंगे कि कैसे इसको रिलेट करना है, ठीक है। चलिए, रामचंद्र शुक्ल से लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी तक के विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन, वर्गीकरण और नामकरण पर चिंतन किया है। यानी कुल मिलाकर आप देखिए, रामचंद्र शुक्ल से लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी तक जितने भी हिंदी साहित्य के कवि हुए, उन सभी ने इसके बारे में चिंतन किया, सोचा समझा कि भाई हिंदी साहित्य को कब लिखा गया होगा, कैसे लिखा गया होगा, इसके बारे में चिंतन उन्होंने शुरू किया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या होता है। इस वर्गीकरण का आधार तात्कालिक हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, विषय, प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं आदि हैं। यानी इन लोगों ने जब समझा, सोचने का प्रयास किया कि भाई हिंदी साहित्य कब लिखना शुरू हुआ होगा, कैसे लिखना शुरू हुआ होगा, तब इनको समझ में आया कि देखिए, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कोई भी साहित्य कब लिखा गया, इसका ये अंदाजा लगा, मतलब उसके बारे में ये अंदाजा लगाना इस आधार पर किया जा सकता है, या उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी प्रवृत्ति क्या है। यानी कोई भी मान लीजिए, अभी कोई भी हिंदी साहित्य लिखेगा तो उसकी एक अलग प्रवृत्ति होगी, पहले जो लिखा गया होगा उसका एक अलग प्रवृत्ति होगा। जैसे रीति काल में जो लिखा गया होगा उसका अलग है, आदि काल में जो लिखा गया उसका अलग प्रवृत्ति है। यानी प्रवृत्ति का मतलब होता है नेचर, उसको लिखने का तरीका एक अलग अलग रहता है। हर एक दौर में अलग अलग हिंदी साहित्य को लिखने का तरीका है। उसी तरीके के आधार पर हिंदी साहित्य को अलग अलग भाग में बांटा गया। यानी कुल मिलाकर आप देखिए, थोड़ा सा समझिए, यहाँ हिंदी साहित्य के बारे में ये पता ही नहीं चलता है कि ये कब लिखना शुरू हुआ। दूसरा बात, हिंदी साहित्य को लिखने वाले पहले कवि कौन थे ये भी नहीं कोई जानकारी मिलता है स्पष्ट रूप से। तब विद्वानों ने बैठकर ये चिंतन किया कि भाई हो सकता है कि हिंदी साहित्य की
जो शुरुआत हुई होगी जैसे भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसकी प्रवृत्ति, इसकी विशेषता, इसकी जो मूल चीजें हैं उसको देखकर विद्वानों ने इसको अलग अलग पार्ट में बांट दिया। और कुल मिलाकर आप देखिएगा इसको आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आप देखिएगा आधुनिक काल, ये सब नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको आप देखिएगा यही सब नाम से अलग अलग करके बांटा गया है। ठीक है, जिसको आप धीरे धीरे से पढ़िएगा, यही आपके सिलेबस में है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है क्या पार्ट में बटा है, उसको देखना, उसका टाइम पीरियड क्या है, उसको देखना कौन कौन विद्वान उसके बारे में क्या क्या बोला है, ये भी आपको पढ़ना होता है इसमें। ठीक है, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे ना, जब आप लेक्चर देखते जाइएगा, जैसे जैसे आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो हम लोग चीजों को आपके सामने एकदम स्थिर और एकदम सिंपल वे में रख देंगे, किताबी भाषा में नहीं बल्कि अपनी भाषा में रखेंगे। उसको आप पढ़िएगा केवल, तो यकीन मानिएगा कि आप अच्छे परफॉर्मेंस भी करेंगे, अच्छा नंबर भी आपको मिलेगा, और इसमें डायग्राम का कैसे यूज करना वो भी आपको बताया जाएगा धीरे धीरे से। जैसे अभी पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 ऐसे होगा। आज का क्लास एकदम बेसिक रूप से ये जो है ना, ये आप देखिएगा क्लास एकदम आपको अंडरस्टैंड कराने का इसमें प्रयास रहेगा। इसमें चीजों को एकदम तोड़ तोड़ के आपको बता देंगे, कम समय में आपको चीजें समझाने का प्रयास करेंगे। अगली वीडियो में और अच्छे से आप चीजों को समझते जाइएगा, बस आपको रेगुलर जुड़ जाना है। ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो आपको भी कोशिश करना है जुड़ने का। ठीक, चलिए अब अगला पार्ट इसमें देखिए। तो देखिए, हिंदी का आदि कवि कुछ विद्वान किसको बोलते हैं, तो पुष्य कवि को मानते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं सरहपाद होगा, लेकिन कुछ बोलते हैं चंद्रवरदायी होगा। यानी 3 व्यक्ति है जिसको कि अलग अलग विद्वान बोलते हैं यही आदि कवि रहा होगा। कोई बोलता है कि भाई देखिए पुष्य कवि जो है यही हिंदी का सबसे पहला कवि रहा होगा। कुछ विद्वान बोलते हैं कि भाई सरहपाद जो है ये पहले कवि रहे होंगे। कुछ विद्वान बोलते हैं चंद्रवरदायी जो है ये पहले कवि रहे होंगे। लेकिन कौन पहला है इसके बारे में अभी भी पूरा कंट्राडिक्शन है, बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर पहले कवि कौन है हिंदी साहित्य के। ठीक है, इसको एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में दिखे पुष्य कवि तो उसको मार दीजिएगा। अगर पुष्य कवि नहीं रहेगा तो सरहपाद रहेगा, इसको मार दीजिएगा। अगर ये दोनों नहीं रहेगा, पुष्य कवि और सरहपाद दोनों नहीं रहे, तब आप मारिएगा चंद्रवरदायी। जब इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो बस इत्मीनान से देखते चलिए, देखिएगा आपको बहुत अच्छे से हिंदी समझ में आने लगेगा। चलिए, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, यानी हिंदी साहित्य का इसका जो है ना काल विभाजन कैसे कैसे किया गया, यानी हिंदी साहित्य को कौन कौन से पार्ट में बांटा गया है। जैसे इतिहास आप पढ़ते हैं तो इतिहास को 3 पार्ट में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। उसी तरह हिंदी को भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, उसको भी हम लोग अब समझेंगे। तो देखिए, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 1929 ईस्वी को लिखा गया। यानी आप कुल मिलाकर समझिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास कौन लिखे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे। कब लिखे, 1929 में। आपसे यही सवाल बनेगा कि अच्छा बताइए, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहली बार व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक तरीके से बढ़िया से मतलब कौन लिखा था, तो बोलिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें साहित्यिक आधार पर काल विभाजन, कालों का नामकरण और विभिन्न कवियों और उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यानी कहने का मतलब है, जब इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में, तब उन्होंने क्या किया जानते हैं, हिंदी क्या पार्ट में बटा हुआ है उसको इन्होंने बताया। उस पार्ट में यानी उस भाग में कौन कौन कवि आते हैं उसको बताया गया है, उनकी प्रवृत्ति कैसी थी, उन्होंने कैसे रचनाओं को किया, उन तमाम चीजों को इन्होंने बताया है। ठीक है, आचार्य शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य को 4 युगों में बांटा गया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य को 4 भाग में बांटा गया। अब बोलिएगा सर कौन कौन भाग है वो, तो अब चलिए उसको देखते हैं एक एक करके। पहला आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। यही 4 पार्ट में इन्होंने बांटा, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखिए, आदिकाल को इन्होंने क्या बोला, तो आदिकाल को और भी नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम, जैसे मान लीजिए कोई भी नाम है, मान लीजिए आपका नाम राहुल है, तो आपके घर वाले आपको छोटू मोटू या कुछ भी कह के बोलते होंगे ना। आपका दूसरा भी कोई नाम होगा, ठीक वैसे ही आदिकाल को इन्होंने अलग नाम से भी पुकारा, जिसको बोलते हैं वीर गाथा काल। और इसका टाइम क्या बताया, इन्होंने बताया संवत 1050 से 1375 ईस्वी संवत, इन्होंने इसका टाइम पीरियड बताया। यानी आप कुल मिलाकर समझिए कि आदिकाल का जो टाइम पीरियड है वो कब है, 1050 से 1375 संवत तक। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, वीर गाथा काल बोलते हैं। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, इसको क्या बोलते हैं, भक्ति काल कहते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1375 से 1700 संवत तक इसको माना जाता है। यानी पूर्व मध्यकाल को कब से कब तक,
1375 से 1700 संवत तक इसको माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है उत्तर मध्यकाल, इसी को बोलते हैं रीतिकाल। इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 1700 से 1900 संवत तक का जो समय है वो रीतिकाल कहलाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तर मध्यकाल। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1900 से आज तक जितने भी रचना अभी किया जाता है या 1900 ईस्वी के बाद लिखा गया है, सब आएगा आधुनिक काल में। ठीक है, अब देखिए यहां से सवाल कैसे बनता है। तो आपसे सवाल ये बनेगा कि आदि काल को और किस नाम से जानते हैं? तो बोलिएगा वीरगाथा काल के नाम से। उसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछ दे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को किस नाम से पुकारा है, तो बोलिएगा वीरगाथा काल के नाम से। उसी तरह आपसे पूछेगा पूर्व मध्य काल को किस नाम से जानते हैं, तो बोलिएगा भक्ति काल के नाम से। उसी तरह आपसे अगर पूछ सकता है उत्तर मध्य काल को किस नाम से जानते हैं, तो रीति काल से। उसी तरह आपसे एक सवाल और बनेगा कि आधुनिक काल को किस नाम से जानते हैं, तो बोलिएगा गद्य काल के नाम से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको याद भी कर लेना है। ठीक है, चलिए, आदि काल को छोड़कर आचार्य शुक्ल के द्वारा इस काल का विभाजन सभी विद्वानों ने स्वीकार किया। यानी आप देखिए, आदि काल को छोड़कर जो ये तीन है, पूर्व मध्यकाल है, उत्तर मध्यकाल है और आधुनिक काल है, ये सभी विद्वानों ने जैसे रामचंद्र शुक्ल ने बताया वैसे ही स्वीकार कर लिया। बोला कि ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी जैसे बोलते हैं कि हाँ भाई आधुनिक काल मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल है, उत्तर मध्यकाल है, हम वैसे ही इसको मानेंगे। लेकिन आदि काल को हम लोग उस तरह से नहीं मानेंगे। आदि काल में कुछ परिवर्तन होगा। परिवर्तन ये होगा कि अलग अलग विद्वान आदि काल के बारे में अलग अलग डिफिनेशन देंगे। वो बोलेंगे आदि काल को, कोई बोलेगा वीरगाथा काल, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ, सबका अलग अलग मत होगा। ठीक है, अब उसको देखिए, एक एक करके चीजों को समझिए यहाँ पे। ठीक है, तो पहला चीज आप समझिए कि इसमें क्या आपको देखना है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये आदिकाल। तो अब देखिए इसमें क्या पढ़िएगा। आदिकाल, आदिकाल आचार्य शुक्ल के द्वारा आदिकाल को महाराजा भोज से लेकर हम्मीरदेव तक के काल को माना गया है। यानी आचार्य शुक्ल ने आदि काल को महाराजा भोज से लेकर हम्मीरदेव का जो समय है वहां तक के टाइम पीरियड को आदि काल बोला है। यानी आपको एक बात ध्यान में रखना है, आदि काल का टाइम पीरियड कब से कब तक माना गया है इनके द्वारा, आचार्य शुक्ल के द्वारा। तो बोलिएगा सर, ये महाराजा भोज से लेकर हम्मीरदेव तक के समय को इन्होंने क्या बोला है? आदिकाल बोला है। अब देखिए, आचार्य शुक्ल बोले या रामचंद्र शुक्ल बोले, नाम एक ही है। ठीक है, आचार्य शुक्ल उनको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आदिकाल का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है? 1050 से 1375 संवत तक माना जाता है कि 1050 से 1375 संवत तक का जो समय है वो आदिकाल का रहा। उन्होंने इस काल को वीरगाथा काल कहा। यानी आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को क्या बोला? वीरगाथा काल कहा। ठीक है, इस काल का नामकरण शुक्ल जी के द्वारा इस काल में लिखी गई रचनाओं की प्रवृत्तियों के कारण किया गया। यानी अब देखिए, आदि काल में जो भी रचनाएं हुई, जो भी ग्रंथ लिखे गए, उसका एक अलग अलग नेचर रहता था, उसकी विशेषता अलग रहती थी, उसका महत्व अलग होता था, उसमें स्पेशल चीजें अलग अलग होती थी। ठीक है, उसको अगले वीडियो में आप पढ़िएगा धीरे धीरे। देखिए, टॉपिक जब हम लोग शुरू किए हैं ना, तो उसको धीरे धीरे आपको समझाते चलेंगे। जैसे जैसे 2-3 वीडियो होगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम बताएंगे आदिकाल का नेचर क्या था, प्रवृत्ति क्या था, इसका विशेषता क्या था, वो चीज आप अगले वीडियो में पढ़िएगा। तो अभी कुल मिलाकर आप समझिए, आचार्य शुक्ल ने यह बात बताया कि आदिकाल की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, उसी आधार पर उन्होंने जो भी ग्रंथ उस समय लिखे गए उसको आदिकालीन ग्रंथ कह दिया। ठीक है, इस काल की सभी रचनाएं अप्रमाणिक है। यानी आदि काल में इन्होंने बताया जो भी ग्रंथ लिखा गया वो प्रमाणिक नहीं है, यानी रेलिवेंट नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, वो मतलब एक तरह से कहिए क्लियर विजन वाला नहीं है, बल्कि वो कैसा है? अप्रमाणिक है। यानी वो उसको एक तरह से कहिए कि वो झूठा भी है, झूठा टाइप का है। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो जिसे बहुत बाद में खोजा गया, विभिन्न विद्वानों के द्वारा आदिकाल को अलग अलग नाम से भी पुकारा गया है, अलग अलग नाम भी इसके दिए गए हैं। तो चलिए उसको भी समझते हैं। यानी कुल मिलाकर अभी तक आप समझे होंगे, आदिकाल जो है इसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है और इसका टाइम पीरियड क्या है? 1050 से 1375 संवत तक। उसके बाद इसको आप ध्यान में रखिएगा, इस समय जो भी रचनाएं हुई, जो भी लिखा गया, किताब वगैरह जो भी ग्रंथ लिखा गया, वो कैसा लिखा गया? तो उसमें आप देखिएगा अप्रमाणिकता है, यानी वो ऑथेंटिक नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ी देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरी बात आपको यहां याद रखना है कि इस काल की जो रचनाएं हैं उसे बहुत बाद में खोजा गया और इस काल को जो है अलग अलग विद्वान के द्वारा अलग अलग नाम भी दिया गया है। तो चलिए अब उसको भी देखते हैं कि अलग अलग विद्वान इसको किस किस नाम से
पुकारते हैं। जैसे देखिए पहला नाम है राजकुमार वर्मा, ये विद्वान है या कवि है। इन्होंने कहा आदिकाल को क्या जानते हैं, संधि काल, यानी आदिकाल को इन्होंने संधि काल कहा है और चारण काल कहा है। ठीक है, तो संधि काल का टाइम पीरियड इन्होंने बताया कितना, 750 से 1000 संवत तक, और फिर इन्होंने चारण काल का समय बताया संवत 1000 से 1375 संवत तक। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अच्छा बताइए आदि काल को संधि काल किसने कहा है, तो बोलिएगा राजकुमार वर्मा ने। ठीक है, अगर आपसे पूछे आदि काल को चारण काल कौन बोला है, तो बोलिएगा राजकुमार वर्मा बोले हैं। ठीक है, अगला है राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने इसको सिद्ध सामंत युग भी बोला है। किसको, आदि काल को क्या बोला है इन्होंने, सिद्ध सामंत युग। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे बताइए आदि काल को किसने सिद्ध सामंत युग बोला है, तो आप क्या बोलिएगा, राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने आदिकाल को क्या बोला है, इन्होंने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है, यानी बीजवपन काल किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो आपको ध्यान में रखना है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इसको क्या बोला गया है, बीजवपन काल। उसी तरह देखिए विश्वनाथ प्रसाद ने इसको क्या बोला है, वीर काल बोला है। ठीक है, वीर काल किसने बोला है, विश्वनाथ प्रसाद ने। और वहीं आपको ध्यान में रखना है कि सर रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है, तो आपको याद रखना है वीर गाथा काल। आदि काल को क्या बोला है उन्होंने, वीर गाथा काल कहा है। यानी कुल मिलाकर आप समझिए एक दौर को अलग अलग नाम से भी बोला गया है और अलग अलग नाम से भी उसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, तो बोलिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे कि सर आदिकाल को अलग अलग नाम से विद्वानों ने बताया है। क्यों बताया है, तो इस समय की जो प्रवृत्तियां थी, इस समय जो ग्रंथ लिखे गए उसके जो नेचर थे उस आधार पर उन्होंने बोला है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों। देखिए चीजों को एकदम कोरिलेट करना है। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को समझते चलिए, और चीज जब समझ में आपको आएगा तो यकीन मानिए जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना तो चीजों को आप लिख पाइएगा। आपसे यही पूछता है कि हिंदी साहित्य का जो है कौन कौन सा कालक्रम है, या उसको मतलब कैसे विभाजित किया गया है, उसके कौन कौन से नाम हैं, ऐसे करके आपसे सवाल बनेगा। ठीक है, तो ऐसे जब सवाल आपसे बनेंगे तो आपको यही सब लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चल रहा है। ठीक है, फिर हम लोग आपको बताएंगे आगे कि क्वेश्चनिंग फॉर्म में कैसे आपसे पूछेगा, क्वेश्चन के रूप में कैसे यहाँ से सवाल बनेगा, वो भी आपको बताया जाएगा। कब, जब यूनिट 1 कंप्लीट होगा तब। ठीक है, यूनिट वाइज हम लोग थ्योरी पहले करेंगे, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग पूर्व मध्यकाल। आदिकाल के बाद कौन सा काल था, पूर्व मध्यकाल। तो देखिए प्रवृत्तियों के आधार पर इस काल को जो है ना शुक्ल जी ने भक्ति काल कहा है। यानी अगर आपसे बोले पूर्व मध्यकाल को किस नाम से जानते तो बोलिएगा भक्ति काल के नाम से। क्यों भाई, इस समय देखिएगा कृष्ण के लिए, राम के लिए, भगवान राम के लिए जो है ना रचनाएं की गई। यानी इस समय जितनी भी जो रचनाएं हुई है ना बच्चों, कोई ना कोई देवी देवता के ऊपर ही किया गया है। जैसे भगवान कृष्ण के ऊपर, भगवान राम के ऊपर किया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, भक्ति काल भी बोलते हैं। किसको, तो आपको ध्यान में रखना है पूर्व मध्यकाल को। पूर्व मध्यकाल इसी को बोलते हैं क्या, भक्ति काल। ठीक है, यह काल जो है इसका जो टाइम पीरियड है 1375 संवत से 1700 संवत तक माना जाता है। ठीक है, शुक्ल जी ने इसे 4 शाखाओं में बांटा है। जैसे शुक्ल जी ने इसके बारे में कहा है कि भाई देखिए ये जो हम लोग पूर्व मध्यकाल पढ़ते हैं ना, ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। अब बोलिएगा कौन कौन सा, तो पहला देखिए ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरा प्रेम मार्गी शाखा, तीसरा राम भक्ति शाखा, उसके बाद देखिए कृष्ण भक्ति शाखा। यही 4 पार्ट में इसको बांटा गया है। किसको, पूर्व मध्यकाल को। ठीक है, अब आप बोलिएगा सर इसके बारे में भी पढ़ना होगा, तो बिल्कुल पढ़ना होगा। जैसे हम आपको पढ़ाएंगे पूर्व मध्यकाल के बारे में, तो वहां पे बताएंगे ज्ञान मार्गी शाखा क्या है, उसी में आपको बताएंगे प्रेम मार्गी शाखा क्या है, राम मार्गी शाखा क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा क्या है, ये सब आपको वहां पे बताया जाएगा। जब अलग अलग से, जैसे आदिकाल को अलग से पढ़ेंगे, फिर पूर्व मध्यकाल को अलग से पढ़ेंगे, फिर उत्तर मध्यकाल को अलग से पढ़ेंगे, फिर आधुनिक काल को अलग से पढ़ेंगे, तो वहां पे और डिटेल होगा। एक एक काल के ऊपर हम लोग 2-2 वीडियो करेंगे। ठीक है, यानी 2-2 वीडियो में आपको, एक एक वीडियो में पूरा आपको लेक्चर कराया जाएगा। यानी अभी आप केवल इसका इंट्रो पार्ट समझ रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या जानना चाहिए, यानी इसमें आपको पढ़ना क्या है, आपके सिलेबस में क्या है, तो वो चीज अभी हम बता रहे हैं। लेकिन डिटेल जब पढ़िएगा ना तो और इसमें एक्सपेंशन होगा, और भी चीजें इसमें जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो बस आप एकदम इत्मीनान से जुड़े रहिए, यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा।
जब आप देखिएगा, जब आपका सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो आप बोलिएगा कि सर आपने जो पढ़ाया था वहां से हूबहू क्वेश्चन आ गया। और आता भी है, जितने भी आपके सीनियर हैं जो आपसे पहले पास हुए हैं ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर, उन्होंने हमसे पढ़ाया है तो उनका यही कमेंट रहता था कि सर क्वेश्चन जो है ना, जहां से आपको पढ़ाया जाएगा बस वहीं से आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा एनालिटिकली सोचना भी है, आपको थोड़ा दिमाग चलाना भी है, ठीक है, वो सब कुछ आप बताएंगे, ठीक है। तो देखिए मध्यकाल, अगला है मध्यकाल। आचार्य शुक्ल ने इस काल को क्या बोला है, रीति काल का है, ठीक है। इस काल में रीति ग्रंथों की अधिकता थी, ठीक है। इस काल के कवियों को 3 भाग में बांटा गया है, यानी देखिए रीति काल कहें या मध्यकाल कहें, दोनों बात एक है, ठीक है। और आचार्य शुक्ल ने इसको रीति काल कहा है। तो रीति काल क्यों कहा गया है इसको, तो इसमें रीत साहित्य को ज्यादा लिखा गया, रीत रीत संबंधित साहित्य इसमें बहुत ज्यादा लिखा गया, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ेंगे तो वो आपको समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है रीतिकालीन जो काव्य है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। बोलिएगा कौन सर, तो पहला पार्ट है रीतिबद्ध। रीतिबद्ध में 2 कवि आते हैं, इसको याद रखिएगा, केशव देव और चिंतामणि। आपसे यही पूछेगा रीतिकालीन काव्य में ये केशव देव और चिंतामणि किस दौर से संबंधित है, तो बोलिएगा रीतिबद्ध से। उसी तरह आपको याद रखना रीति मुक्त, इसमें कौन आएंगे, तो धनानंद और कौन है, ठाकुर है, और उसके बाद बोधा, ये रीति मुक्त से आते हैं, ठीक है। रीतिबद्ध में केशव देव और चिंतामणि, रीति मुक्त में कौन आएंगे, धनानंद, ठाकुर और बोधा। रीति सिद्ध में कौन आएगा, महाकवि बिहारी आते हैं, ठीक है। तो ये सब के बारे में आपको पढ़ना भी है, इनके रचनाओं को बताएंगे कि बिहारी की जो किताब है उसका नाम क्या है, ठाकुर जो है उनके किताब का नाम क्या है, बोधा का किताब का नाम क्या है, धनानंद की किताब का नाम क्या है। यहाँ से सवाल बनता है कि आप बताइए कि ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे ना जो आपके जो राइटर हैं, कवि हैं, उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। जब आप पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। ये था मध्यकाल। अब हम लोग देख लेते हैं कौन, आधुनिक काल को, कि ये आधुनिक काल कौन है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल किसको कहते हैं उसको समझिए। इस काल को गद्य की प्रधानता के कारण गद्य काल भी कहा जाता है, यानी आधुनिक काल को क्या बोलते हैं हम लोग, गद्य काल भी कहते हैं, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने इस काल को आधुनिक काल भी कहा है। इस काल के साहित्य के विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण इसको 5 भाग में बांटा गया है, यानी आधुनिक काल 5 भाग में बटा हुआ है। कौन कौन, भारतेंदु युग, उसके बाद देखिए द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग, ये सब भी आपको पढ़ना है। लेकिन अभी आपको ये जानना है कि भारतेंदु युग जो है ना, ये आधुनिक काल का सबसे महत्वपूर्ण युग है, ठीक है। और आप देखिएगा कवि जो भारतेंदु है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हीं को आधुनिक दौर का महत्वपूर्ण कवि या प्रमुख कवि माना जाता है, या पहला कवि माना जाता है। या आपसे बोलेगा हिंदी साहित्य के आधुनिक दौर का जो जनक है वो कौन है, बोलिएगा कौन, तो आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल आपसे बनता है और बनेगा। तो बस आपको ध्यान में ये रखना है कि आधुनिक काल जो है इसको गद्यकाल कहते हैं। इसके भी कई पार्ट हैं, जैसे 5 पार्ट है, तो पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी, तीसरा छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, यही इसके पार्ट हैं, ठीक है। इन सबको भी अलग अलग से हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक। तो आज का वीडियो कैसा लगा नहीं लगा ये कमेंट कीजिएगा। और हमारा देखिए फोकस यही रहेगा ना, हम कभी भी आपको पढ़ाएंगे, कभी भी आपको वीडियो मिलेगा हमारा, तो हमारा फोकस बस यही रहेगा, टू द पॉइंट। जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी बस एकदम उसी की बातें होंगी, इधर उधर की हम लोग बातचीत नहीं करेंगे और ना ही आपका समय ज्यादा बर्बाद करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक बात होता है कि सर पीडीएफ नोट्स भी चाहिए, बहुत से बच्चे को पीडीएफ नोट्स का टेंशन रहता है कि सर आप पढ़ा तो देते हैं लेकिन पीडीएफ नोट्स, बहुत से टीचर देखिएगा यूट्यूब पे खाली उनका जो होता है ना, वो 1-2 लेक्चर दे देंगे और बोलेंगे क्या कि आप हमारे चैनल से या फिर हमारे एप्लीकेशन से जुड़िए, वहां पे आप पेमेंट कीजिए फिर पढ़िए। और हम वैसा नहीं करते, हम बोलते हैं आपको क्या कि आप फ्री में पढ़िए और आपको फ्री में नोट्स भी दिया जाएगा, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। आपको नोट्स कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा बच्चों, पीडीएफ आपको दे देंगे। और जानते हैं पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, आपको हैंड रिटेन भी देंगे पीडीएफ। आप देखिएगा 2-3 क्लास होने दीजिए हिंदी का, उसके बाद देखिएगा वहां पे हम आपको हैंड रिटेन नोट्स भी देंगे। हैंड रिटेन कैसा होगा, वो हाथ से लिखा होगा, ताकि आपको समझ में आएगा जब आप एग्जाम में लिखिएगा तो आपको कैसे लिखना है, वो सब तरीका उसमें बताया गया है, ठीक है। वो भी मिलेगा और पीपीटी जो आपका क्लास हो रहा है वो भी आपको दे देंगे। इन्हें दोनों तरह से आपको नोट्स फ्री में अवेलेबल करा देंगे, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर नहीं बेहतरीन कीजिए और बेहतर नंबर से पास होइए, ठीक है। अब आपका फोकस ये होना चाहिए ना कि आपको क्लास भी फ्री में मिल रहा है, नोट्स भी फ्री में मिल रहा है, तो आपका फोकस ये होना कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए,
आप अपना मेहनत जो है ज़्यादा कीजिए, मेहनत को बढ़ाइए, अपना मेहनत कीजिए और अच्छे परिणाम के लिए डेली आप अपना कुछ ना कुछ समय लगाइए पढ़ाई में, ठीक है, इसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त यार में शेयर कीजिएगा, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग इतना देखते हैं, आप इतना हमको पसंद करते हैं, तो हम लोग फिर से आपके लिए अच्छे से नई नई वीडियो आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप अपने दोस्त यार में इसको शेयर करके आप मोटिवेट हमको जरूर कीजिएगा। बाकी नई क्लास फिर से आपको अगले वीडियो में मिलेगी, अगले क्लास में मिलेगी और फिर हम लोग नई चीजों के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद बच्चों।